हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो अ, सब ठीक ही होंगे। लॉकडाउन है, टाइम पास कुछ ना कुछ करते रहो। और सबसे अच्छा है कि अध्ययन करो। सबसे अच्छा समय है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास है, इस समय अध्ययन करना चाहिए। तो मैं जो है कल वाली जो वार्तालाप आप लोगों से हुई थी उसमें योग का उत्पत्ति और योग की कुछ परिभाषाएं, योग के जो अर्थ थे उसके संबंध में बात की थी। अ, महर्षि पतंजलि की एक परिभाषा योग सिद्धिवृत्ति निरोध पे मैंने कल छोड़ दिया था। और इस पे आज बात करते हैं कि पतंजलि योग सूत्र का पहले पाद का दूसरा सूत्र है योग चित्तवृत्ति निरोध। पहला है अथा योगानुशासनम। पहला सूत्र है अथा योगानुशासन शासनम। उसमें उन्होंने ये कहा कि चलो अपरंपरागत योग का शुभारंभ करते हैं। तो वो शुभारंभ तो हम कल कर ही चुके हैं। हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सूत्र को जानने के लिए ही पूरे पतंजलि योग सूत्र की जो रचना हुई है, बेसिकली जो है इसी सूत्र को जानने की उसमें इच्छा हुई है। और उस इच्छा को जानते जानते जो है पूरे सूत्र, उसमें जो 4 पाद और 195 सूत्रों की रचना हुई है उसी में हुई है। तो हम योग चित्तवृत्ति निरोध की आज बात करते हैं, बाकी सूत्रों को धीरे धीरे जो है आगे बात करते जाएंगे। अभी हम बात करते हैं योगस चित्तवृत्ति निरोध की, जो कि दूसरा सूत्र है पतंजलि योग सूत्र का। तो योग को, क्योंकि हमारा उद्देश्य योग को ही जानना है, अब योग को जानने के लिए मैं आपको बता चुका कि हमें 3 चीज़ें पहले जाननी पड़ेंगी कि चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं, और इनका निराकरण, इनका निरोध किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये भी 3 चीज़ें हम समझ जाएंगे तो इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद जो रिजल्ट, जो ज्ञान हमारे पास होगा वो योग का ज्ञान होगा। क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। लेकिन इतना याद करना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए हमें एक एक शब्द की व्याख्या करनी पड़ेगी, कुछ खुद से, कुछ ग्रंथों से, कि उन्होंने किस आधार पर ये बात कही है। तो इसमें पहला जो शब्द आता है वो है चित्त। चित्त क्या है, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि चित्त है क्या। उसके बाद हम उसकी वृत्तियाँ समझेंगे और फिर उसका निरोध समझेंगे। उसके बाद हमें योग समझ में आ जाएगा कि योग है क्या चीज़। तो चित्त की जो बात करें तो एक दर्शन है सांख्य दर्शन। भारतीय षड दर्शन का एक सबसे महत्वपूर्ण दर्शन जो है सांख्य दर्शन है। उसके आधा उसने चित्त को समझाने का एक प्रयास किया है। तो उन्होंने, उनका जो विकासवाद का सिद्धांत है, अगर आप कभी देखोगे सांख्य दर्शन में विकासवाद का सिद्धांत है, उस सिद्धांत में चित्त को समझाने का बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया है। वो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष के मिलने से एक महत्व तत्व की उत्पत्ति होती है जिसका नाम चित्त है। जो महत्व तत्व, जो नया तत्व हमको प्राप्त होता है, उस तत्व का नाम है चित्त। एक डेफिनेशन तो आपको ये मिल गई कि प्रकृति और पुरुष के मिलने से जिस महत्व तत्व की उत्पत्ति होती है वो चित्त है। ये कौन कहता है? सांख्य दर्शन का विकासवाद। आगे वो कहते हैं कि इस चित्त के 3 भाग हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो दूसरी डेफिनेशन हमें यहाँ से मिल जाती है कि मन, बुद्धि और अहंकार का जो संयुक्त रूप है वो क्या है? वो चित्त है। इसमें जो 2 पहले कंपोनेंट हैं, एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। इसको भी हम थोड़ा बहुत समझ लेंगे, वैसे हमारा विषय नहीं है इस समय, वो सांख्य दर्शन का विषय है, लेकिन हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है। 3 गुण हैं प्रकृति के, लेकिन वो निष्क्रिय है, वो कार्य नहीं करती। जबकि पुरुष क्रियावान है, क्रिया करता है, लेकिन वो निर्गुणात्मक है, उसमें कोई गुण नहीं है। जब इन दोनों का आपस में संयोग बनता है तो चित्त की उत्पत्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण आप सब लोग जानते हैं, सतज, रजस और तमस, 3 गुण हैं। और इन तीनों गुणों में जब पुरुष का आभास मात्र इनमें होता है, जरूरी नहीं कि उसको छुए, लेकिन उसके आभास मात्र से ही चित्त की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। अब फिर हम यहाँ पर फंस जाते हैं क्योंकि शब्द बड़े अजीब अजीब हैं। प्रकृति है, पुरुष है,
समस्याएं क्या है कि अभी जिस युग में हम रहते हैं वहाँ पे तो पुरुष का मतलब मेल से है, आदमी से है, जबकि वहाँ पर पुरुष का मतलब जो है वो किसी और चीज़ से दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हम फिर अब साइंस का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग आज तर्क सोचता है, तो तर्क के आधार पे हम जो है वो चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक बताई है सतरजतम। अगर हम, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हो, रसायन शास्त्र पढ़ा हुआ हो, तो अगर हम रसायन शास्त्र से इसका मेल करने का प्रयास करें, इसे समझने का प्रयास करें, तो रसायन शास्त्र को हम शुरुआत जहाँ से करते हैं उसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक अणु होता है, परमाणु होता है। सबसे छोटा जो मूल कण उसमें परमाणु है। परमाणु में भी 3 कण और विद्यमान हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम देखते क्या है कि जब हमें एक परमाणु से दूसरे परमाणु को रिएक्ट करवाना है तो उसके लिए हम उसको कुछ एनर्जी देते हैं। उस एनर्जी में हमारे पास सबसे अच्छा जो सोर्स है वो सनलाइट है। किसी केमिकल में हम सनलाइट डालते हैं या किसी भी टाइप की कोई एनर्जी डालते हैं तो तुरंत उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्टिव हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके जो है अपनी एक इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर नए एक अणु का निर्माण करते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं उसमें। तो इस सेम अवस्था को अगर हम उठाकर सांख्य दर्शन में जो ये शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्रकृति को हम अणु मान लेते हैं, वो सॉरी परमाणु मान लेते हैं। परमाणु के 3 गुण जो उन्होंने सत रज तम 3 गुण माने हैं, इसको आप यहाँ जोड़ के देखोगे तो ये सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अगर उन तीनों गुणों का आप नेचर देखोगे, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज आप देखते हो। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आप देखते हो। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। उसी तरीके से सत रज तम 3 है। सत जो है सात्विक यानी प्लस चार्ज रखता है, रज जो है न्यूट्रल चार्ज रखता है, और तम जो है नेगेटिव चार्ज रखता है। और इनमें एकमात्र किसी एनर्जी जो, क्योंकि रसायन शास्त्र जिस एनर्जी की बात करो वो सनलाइट हो सकती है, कोई सी भी मैकेनिकल लाइट हो सकती है, जो लाइट हम डालें जिससे में स्टिमुलेट हो सकता है, हीट हो, कोई सी भी एनर्जी हो। तो यहाँ पर पुरुष को भी इसी तरीके से परिभाषित किया गया है कि वो एक एनर्जी है जो निर्गुणात्मक है, उसका कोई अपना एक गुण नहीं है लेकिन क्रियाशील है। अगर हम किसी उस परमाणु पर एनर्जी डालते हैं तो एनर्जी के कारण उसमें एक हलचल होती है और हलचल के कारण एक नए अणु का निर्माण होता है। तो सेम इन्होंने यहाँ पर भी यही कहा है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उसमें किसी एनर्जेटिक चीज़ का, जिसको हम पुरुष के रूप में मान रहे हैं, उस पुरुष का आभास मात्र से उसमें हलचल उत्पन्न होती है। हलचल उत्पन्न होने से जो है नए तत्व की उत्पत्ति होती है, जो तत्व क्या है, चित्त है। चित्त में मन, बुद्धि और अहंकार है। अहंकार भी 3 प्रकार के आते हैं, सत रज तम 3 है, और इन्हीं से जो है पंच महाभूत, पंच जो है टोटल 25 प्रकार के उन्होंने तत्व बताए हैं सांख्य दर्शन में। लेकिन हमारा अभी विषय सांख्य दर्शन नहीं है, हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा इस समय का उद्देश्य चित्त को समझना है। तो चित्त को हम जो है वैज्ञानिक तरीके से समझ चुके हैं। चित्त को हम प्रकृति और पुरुष की परिभाषा हम समझ चुके हैं। हम बता चुके हैं कि प्रकृति और पुरुष के मिलने से चित्त की उत्पत्ति होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का जो संयुक्त रूप है वो चित्त है। अब इसकी प्रवृत्ति कैसी है, ये तो हम परिभाषा तो समझ चुके हैं कि चित्त है क्या चीज़, लेकिन इस चित्त की जो मूल प्रवृत्ति वो क्या है। तो इस चित्त की जो मूल प्रवृत्ति है वो शांत रहना। उसको एक उपमा से आप समझ सकते हो, जैसे कोई शांत, जो बहुत गहरा सागर हो, किसी सागर को आप देखोगे जिसमें बहुत गहराई है, वो एकदम शांत रहता है। अगर हमें लगता है कि इसमें पानी का कोई हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो चित्त एक ऐसी ही स्थिति का नाम है जो बिल्कुल शांत है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लहरें नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल शांति से है। ऐसी इसकी प्रवृत्ति मानी जाती है। जो हलचल होती है वो वृत्तियों के कारण होती है, हम बाद में आएंगे, वृत्ति को हम बाद में समझेंगे। अभी हम सिर्फ चित्त को समझ रहे हैं। इस उपमा से समझिए कि जिस तरीके से कोई गहरा सागर, कोई बहुत बड़ा सागर जो है शांत चित्त होकर अपने आप में विलीन होता है, उसी प्रकार से चित्त जो है विलीन है अपने स्तर में। अब आगे चल के इसमें और तथ्य मांगे गए, तो तथ्यों में जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तथ्य दिए कि इसकी जो स्थिति है, सपोज हमारा एक शरीर है, हम बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर में एक जगह है जहाँ चित्त है, तो वो स्थिति कौन सी है, वो जगह कौन सी है जहाँ पर चित्त जो है विद्यमान है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत रखे। कुछ विद्वानों ने कहा कि हमारा जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क चित्त की जगह है। चित्त जो है हमारे मस्तिष्क में उगता है, क्योंकि हम सोचते मस्तिष्क से हैं। कोई भी चीज़, अगर कोई भी वितर्क हमें करना होता तो हम दिमाग से करते हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने कहा है कि हमारा जो चित्त है वो हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है।
कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, ब्रेन में नहीं, कुछ विद्वानों ने कहा कि हमारे हृदय में, हमारा जो हृदय का स्थान है उस स्थान पर चित्त विद्यमान है, क्योंकि जितने भी भावनात्मक कार्य हम करते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं वो सारे रेगुलेट हमारे कहाँ से होते हैं, हृदय से होते हैं। इसलिए उन विद्वानों ने ये माना है कि जो चित्त है वो हृदय स्थल में विद्यमान है, हमारे हार्ट में विद्यमान है। लेकिन सबसे प्रचलित जो बात कही है चित्त की स्थिति की, वो अंत में कुछ विद्वानों ने पूरे रिसर्च के बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आपका कहना है कि हृदय में है, कुछ लोगों का कहना है कि मस्तिष्क में है, लेकिन अगर मेरे पैर के अंगूठे में कहीं ठोकर लग जाती है तो हमारा पूरा ध्यान पूरी सृष्टि से, पूरी दुनिया से, पूरे हर चीज़ से हटकर जो है पूरी तरीके से कहाँ चला जाता है, हमारे घुटने, हमारे अंगूठे में चला जाता है, हमारा पूरा फोकस उस पर होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में जहाँ पर भी कोई पिंच करे या कोई भी एक अलग सी चीज़ उत्पन्न हो जाती है तो हमारा पूरा जो दिल, दिमाग और सारा सब कुछ है वहीं पे चला जाता है। इसका मतलब ये है कि चित्त हमारे संपूर्ण शरीर में विद्यमान है, शरीर के एक एक अंग में विद्यमान है। ये इस तरीके से जो है चित्त के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। और ये तो चित्त है, इसमें आपको 2-3 चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है। जो योग से संबंधित विद्यार्थी हैं उनको ध्यान रखना है कि पुरुष और प्रकृति का संयुक्त रूप चित्त है। मन बुद्धि अहंकार का जो पुंज है उसको हम क्या कहते हैं, उसको चित्त हम कहते हैं। और इसकी जो अवस्था है एकदम शांत चित्त है, जब तक इसमें वृत्तियाँ ना हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि वृत्ति भी आगे आएंगे तो उस समय ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब तक उसमें कोई हलचल पैदा ना हो तब तक ये शांत स्थिति में है। और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है बॉडी में, तो कुछ लोगों ने ब्रेन का, कुछ लोगों ने हार्ट का, लेकिन कुछ जो सर्वमान्य जो अवधारणा है उसमें यह है कि हमारे पूरे शरीर में जो है चित्त विद्यमान है। और इसके बाद वृत्तियाँ हैं। वृत्ति का मतलब होता है कि जिस तरीके से किसी शांत समुद्र में एक छोटा सा कंकड़ आप डाल देते हो तो उसमें एक हलचल आप उत्पन्न होते हुए देखते हैं, तो वो जो स्थिति है वो वृत्ति की स्थिति है। उसके बाद चित्त जो है भौतिकवादी होना शुरू कर देता है। अभी तक वो आध्यात्मिक है, पूरी तरीके से अपनी आत्मा में विलीन है, उस पुरुष में विलीन है जिस पुरुष का जो है वो जिस पुरुष के संयोग से उसका निर्माण हुआ है और वो प्रकृति से मिला है। अभी तक वो चित्त जो है पूरी तरीके से उस पुरुष के आभास में है, उसका स्मरण करता है और अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। लेकिन जैसे ही भौतिकता रूपी पत्थर इस चित्त में गिरता है वैसे ही इसमें तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं और ये अपने सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों के जो जिसमें हावी हो जाए उस तरीके से अवस्था प्राप्त करता है और उस तरीके से जीव शरीर प्राप्त करता है। चित्त की वृत्तियों का जो है बात फिर अगले वीडियो में करेंगे। अभी आपको मैं योग की उत्पत्ति, योग की परिभाषाएं और चित्त की बात आपको बता चुका हूँ। उसके बाद वृत्ति अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।